तो ये तो थी आज की हेडलाइंस के बाद आइए सबसे पहले बिग बुलेटिन में हमेशा की तरह बात करते हैं आज के इतिहास की और आपको बताते हैं देश और दुनिया के लिए आज का दिन यानी 15 जून की तारीख के मायने क्या हैं। 15 जून 1947 अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश योजना स्वीकार की। 15 जून 1999 लाकर भी पैन एम विमान दुर्घटना के लिए लीबिया पर मुकदमा चलाने की अमेरिकी मंजूरी। 15 जून 2001 शंघाई 5 को शंघाई सहयोग संगठन का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों को सदस्यता न देने का निर्णय। 15 जून 2004 ब्रिटेन के साथ परमाणु सहयोग को राष्ट्रपति बुश की मंजूरी मिली। 15 जून 2006 भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का फैसला लिया। 15 जून 2008 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार अल्ट्रा वायलेट प्रकाश का विस्फोट कर बड़े सितारों की अंतिम स्थिति देखी। न्यूज 18 बिग बुलेटिन में आइए अब रुख करते हैं खबरों का। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2019 की। 2019 में हरियाणा विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। इसी साल लोकसभा के भी चुनाव होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी खासकर उम्मीदवारों के चयन को लेकर इस वक्त फोकस कर रही है और उम्मीदवारों की कुंडली कैसे तैयार की जा रही है ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। इसके अलावा हम इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को, विस्तारकों को क्या टिप्स दे रहे हैं कि 2019 में उनकी सरकार रिपीट करे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी अपने विधायकों और सांसदों की कुंडली तैयार कराने जा रही है, जिसके आधार पर चुनाव में टिकट का बंटवारा होगा। पार्टी ने हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में एक विस्तारक भेजने का फैसला लिया है, जो मौजूदा विधायकों, सांसदों और उम्मीदवारों के कामकाज का फीडबैक लेंगे। जब बूथ मजबूत होगा, संगठन की दृष्टि से मजबूत होगा और वहां पर हमारी सोच के कार्यकर्ता होंगे और जो वर्ग अभी तक अछूते हैं तो उन तक वो चीज पहुंचाने के लिए वो एक हमने दूसरे क्षेत्र का कार्यकर्ता पूर्णकालिक के तौर पर, एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर उसी क्षेत्र में रहेगा, उसी बूथ पे रहेगा, वहीं खाना खाएगा, वहीं सोएगा, वहां की विचारधारा को बीच में लोगों के जाके अपनी बात करेगा। वो विस्तारकों की एक योजना पूरे देश में बनाई थी और विस्तारक अब अगली बार फिर एक्सटेंशन किया उनका टाइम, चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक रहेंगे और मिशन 2019 के लिए वो भी काम करेंगे। हमारा दल एक संगठन वाला दल है, बूथ से लेकर केंद्र तक है। उन संगठन के माध्यम से अपना के लिए सबकी जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ विस्तारक है, संगठन मंत्री हैं, उनसे चर्चा करके पूरे पार्टी का और सरकार का काम जनता तक जाए, इसमें चिंता हमेशा होती रहती। वहीं इस बारे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि विस्तारक संगठनात्मक कामों को पहले से देख रहे हैं और वो वही देखेंगे। हमारा एजेंडा है विस्तारकों का, वो है हमारी जो संगठनात्मक जो इकाई है उसको जो हम नीचे बूथ स्तर पे जो मजबूत करके चलने का हमारा एक एजेंडा रहता है पार्टी संगठन का, उसको लेकर के ही ये विस्तारक योजनाएं पूर्व में शुरू हुई थी और उसी के आधार पे अब आने वाले समय में हम हर विधानसभा में विस्तारक, जैसे पूर्व में हमने भेजे थे, हर लोकसभा में एक एक विस्तारक हम लोग भेजेंगे ताकि हमारी जो संगठनात्मक इकाई है वो पूरी तरह से नीचे तक सक्रिय हो और पूरा संगठन मिलकर के आगामी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करें। इस बात को लेकर के हमारी विस्तारक योजना चलती है, इसी के आधार पर आगे चलेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों अमित शाह का हरियाणा दौरा हुआ था और तब भी इन विस्तारकों के साथ अमित शाह ने मंथन किया था और मंत्रियों को अपनी कार्यशैली में सुधार करने के निर्देश दिए थे। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। ये तो थी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। भारतीय जनता पार्टी के बाद आइए अब बात करते हैं कांग्रेस की।
चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ये बात भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी भली भांति मानती है, लेकिन कांग्रेस की जो कलह है, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में हमने जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस मसले पर बातचीत की, तो वो कहते ही ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस में कोई कलह है। हुड्डा साहब दावा कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो अब जो चुनाव हैं वो दस्तक दे रहे हैं, और उनकी दस्तक हम आपकी रैलियों के माध्यम से, आपकी रथ यात्रा, कहीं साइकिल यात्रा से सुन रहे हैं। किसकी सरकार बनेगी इस बार? कांग्रेस की। कांग्रेस की। बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप? हाँ। पार्टी का अंदरूनी झगड़ा भले ही आजकल हरियाणा की सड़कों पर देखा जा रहा हो, भले ही प्रदेश अध्यक्ष तंवर, सैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी सत्ता राग के अलग अलग सुर साध रहे हों, लेकिन हुड्डा साहब को 2019 के लिए सब हरा हरा नजर आ रहा है। नूरा कुश्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सत्ता की देवी तक पहुंचने के लिए कोई रथ पर सवार है तो कोई साइकिल पर। विपक्ष मजे ले रहा है कि जब पहिए ही एक जैसे नहीं तो यात्रा कहां तक जाएगी। लेकिन हुड्डा साहब को ये सब मीडिया का किया धरा लगता है। कह रहे हैं टकराव और बिखराव सिर्फ मीडिया दिखा रहा है, क्योंकि नेता तो सिर्फ सोनिया और राहुल हैं, बाकी तो सब नाम के नेता हैं। जो ये पार्टी मजबूत करने की आप बात कर रहे हैं, इसमें जब ऑपोजिशन के नज़रिए से देखा जाता है, हर एक चीज़ को देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, आपका अपना है, तो ये बिखराव बताती है कि इतने सारे नेता हैं कांग्रेस में, वो पार्टी को मजबूत करने के बजाय जो आपसी गुटबाजी है उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिखराव अखबारों में दिखता है, या आप जब बोलते हैं आप बिखराव दिखाते हो, असल में बिखराव नहीं है। कांग्रेस की एक संस्कृति है, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं, बाकी पदाधिकारी हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की नीति और नीयत सबको मालूम है। गुटबाजी तो हुड्डा साहब को बीजेपी में नजर आती है। कहते हैं सरकार तो हमने चलाई थी, मौजूदा सरकार में तो सरकार के फैसलों से मंत्री ही एकमत नहीं है। 10 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे, और 10 साल में कांग्रेस का अगर आप कहें तो पर्यायवाची भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, लेकिन जैसे ही ये सत्ता बनी वैसे ही जो गुटबंदी खत्म होनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोग विपक्ष में आ गए थे, वो गुटबंदी ज़्यादा नजर आने लगी। अब आपका नज़रिया ही ऐसा है। गुटबंदी तो आज भारतीय जनता पार्टी में है। अब यहाँ तो ऐसा भी स्थिति देखी है, कैबिनेट मीटिंग में फैसला होता है, बाहर कोई कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ कह देता है। चक्रव्यूह में हुड्डा पीएम मोदी के साथ रिश्तों पर भी बोली और पार्टी में उनके लिए चुनौती बनकर उभरे सीएम पद के दावेदारों पर भी, लेकिन दिल की बात दिल में ही दबा गए। उस वक्त नरेंद्र मोदी जो थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात जी के आप हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री और ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो उस वक्त थे, दोनों, सुना आपस में काफी गहरी दोस्ती है मोदी साहब से आपकी? नहीं, मेरी तो सभी से दोस्ती है। तो मिलते जुलते रहते हैं आप उनसे? एक बार मुलाकात हुई तो काफी सुर्खियां बनी उसकी। वो सुर्खियां तो आप बना देते हो, मुलाकात होना तो कुदरती बात है भाई, कोई हमारी दुश्मनी थोड़ा ही है किसी से। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जड़ें काटने में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं, बहुत सारे, आप कहें तो नाम भी गिनवाएं। नहीं, नाम गिनवाने की जरूरत नहीं। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति की एम्बिशंस होती हैं, इसमें क्या बुरी बात है। ये सच है कि हुड्डा इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन ये वो भी जानते हैं कि पार्टी में उनको नीचा दिखाने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हुड्डा सत्ता के लिए अपनों से लड़ेंगे या विरोधियों से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इसमें कोई दो राय नहीं कि हुड्डा साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में उन्हीं के धुर विरोधी माने जाने वाले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर अपनी सियासी बिसात बिछा रहे हैं। तंवर ने पूर्व IAS अफसर प्रदीप कासनी को कांग्रेस में ज्वाइन करा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि प्रदीप कासनी के कांग्रेस में आने के और कांग्रेस की अंदरूनी कलह के आखिर
मायने क्या हैं। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी जी से मुलाकात का संयोग हुआ। उन्होंने बातचीत के लिए समय दिया और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व इसमें सामने आया, जिस तरह के विचार उनके सुनने को आए, वो अपने आप में ये संदेश देता है और मांग करता है कि हर सही सोचने वाले आदमी को जो लड़ाई आज के दिन चल रही है इस देश को बचाने की, इस देश को आगे बढ़ाने की, उसमें सहयोग करना चाहिए। जिनको हमेशा सिस्टम में इस बात के लिए जाना जाता है कि वो हमेशा सच्चाई और ठीक के साथ खड़े हुए और गलत के खिलाफ खड़े हुए, और इसीलिए इनका 68 बार 33 साल में बताया जाता है कि 68 बार ट्रांसफ़र हुआ। ऐसे हमारे एक बहुत ही अनुभवी और जो हरियाणा से जिनका ताल्लुक भी है, भिवानी जिले से, जो हरियाणा से प्यार करते हैं, हरियाणा को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इस देश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो आज कांग्रेस में शामिल हुए। 1980 बैच के HCS अधिकारी कासनी 1997 में IAS बने थे। उन्होंने हरियाणा सरकार के साथ 1984 में अपनी सेवाएं शुरू की थी। उनकी पत्नी नीलम प्रदीप कासनी हरियाणा के राज्यपाल की ADC रह चुकी हैं और पिछले साल ही रिटायर हुई हैं। प्रदीप कासनी के सबसे ज्यादा ट्रांसफर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुए। खट्टर सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में सितंबर 2016 में 1 महीने के अंदर 3 बार कासनी का ट्रांसफर किया गया। अक्टूबर 2015 में खट्टर सरकार के आने के बाद कासनी को अहम पदों पर तैनाती की उम्मीद थी, लेकिन गुड़गांव मंडल कमिश्नर की नियुक्ति के बाद ये उम्मीद धरी की धरी रह गई। इतना ही नहीं, प्रदीप कासनी सामाजिक आंदोलनों में भी खासे सक्रिय रहे। प्रदीप कासनी मूल रूप से चरखी दादरी के रहने वाले हैं। उनके पिता धर्म सिंह किसान मजदूर आंदोलन के नेता थे। सामाजिक आंदोलन में उनकी अहम भूमिका थी। IAS अशोक खेमका और प्रदीप कासनी में कई समानताएं रही। दोनों ही बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दोनों को ही हर पार्टी की सरकार में तबादलों का दंश झेलना पड़ा। दोनों को ही हरियाणा के ईमानदार और तेज तर्रार ऑफिसर का दर्जा हासिल है और दोनों को राज्य सरकार की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। कासनी ने 7 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। रिटायरमेंट के वक्त राजनीति में आने और कौन सी पार्टी में शामिल होंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि आज तो इसका विचार नहीं है, लेकिन राजनीतिक समस्या राजनीति से ही निपटती है, आगे राजनीति में भी आ सकते हैं। फिलहाल तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही काम करने के लिए अब कासनी ने राजनीति में कदम रख दिया है। कांग्रेस का हाथ थामकर कासनी सियासी दरिया में उतरे हैं। देखना होगा इनका आगे का सियासी सफर कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। बहरहाल, जब इतने बड़े अफसर को तंवर साहब कांग्रेस में लाएंगे तो राहुल गांधी तो खुश होंगे ही। इसमें तंवर साहब का कद कितना बढ़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अनिल विज की मुसीबत कैसे बढ़ सकती हैं? ये तो बहुत बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं यही जानना चाहते हैं आप भी, तो ये रिपोर्ट देखिए। अनिल विज हरियाणा सरकार के ऐसे मंत्री हैं जो अपने बेबाक तेवर और बयानों के लिए जाने जाते हैं। आए दिन मंत्री साहब अपने विरोधियों पर जुबानी तीर छोड़ते हैं, लेकिन वो अब अपने इन जुबानी हमलों से मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश महिला कांग्रेस ने अनिल विज के खिलाफ तल्ख तेवर अपना लिए हैं। महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर महिला कांग्रेस ने अनिल विज पर केस दर्ज करने की मांग की है। कंप्लेंट देने के लिए आए थे SP सर के पास, तो अनिल विज के खिलाफ 15 मई के प्रोग्राम हुआ था मंथन चंडीगढ़ में, तो वहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी के लिए बहुत अपशब्द बोले, बहुत गलत बोला उनके लिए।
दरअसल पिछले दिनों अनिल विज ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को हत्यारा बताया था। महिला कांग्रेस की ओर से अनिल विज को नोटिस भेजा गया था और माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन माफी न मांगने पर अब ये मामला पुलिस थानों तक पहुंच गया है। हालांकि अंबाला पुलिस का कहना है कि मामला चंडीगढ़ का है, तो शिकायतकर्ताओं को चंडीगढ़ ही जाना होगा। पहले हमने नोटिस भी दिया था कि 3 दिन के अंदर अगर आप माफ़ी मांगते हो तो, लेकिन उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी और कोई उन्होंने बात ही नहीं की इस बारे में। तो यहाँ पे हम कंप्लेंट देने के लिए आए थे, तो उन्होंने यही कहा है कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता ही नहीं है उनके खिलाफ, तो आप चंडीगढ़ जाओ, वहाँ पे पुलिस अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस की जो लोग आए थे अभी, तो इन्होंने जो बात रखी है वो पहली बात तो वो जो चंडीगढ़ में हुआ है, जो कुछ भी बात हुई है चंडीगढ़ मीडिया के सामने हुई है, तो यहाँ का कोई मतलब ऑकुरेंस नहीं बनता। पुलिस के मुताबिक इस वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिस पर क्रिमिनल केस बनाया जाए। वहीं अब महिला कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। बहरहाल अपने बयानों से विरोधियों को घेरने वाले अनिल विज अपने बयान पर अब खुद घेरते नजर आ रहे हैं। अंबाला से कृष्ण बाली, न्यूज़ 18 हरियाणा। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ही नहीं, पूर्व महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा की मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। मसला, फरीदाबाद कोर्ट ने भारतीय टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा सहित 11 लोगों से जवाब तलब किया है और उन पे ये आरोप है कि जिस जमीन पर स्टे था वहां पर उन्होंने निर्माण क्यों कराया। ये पूरा का पूरा जो विवाद है महज 1500 गज जमीन का है। क्या है पूरा मसला, इस रिपोर्ट की मार्फत हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अंजुम चोपड़ा और उनके परिवार के सदस्यों समेत 11 लोगों के खिलाफ फरीदाबाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल अरावली की पहाड़ी क्षेत्र के अनंगपुर गांव में 1500 गज जमीन को लेकर विवाद है। आरोप है कि जमीन पर स्टे होने के बावजूद निर्माण कार्य करवाया गया। पिछले लंबे वक्त से प्रेम कृष्ण आर्य और अंजुम चोपड़ा के बीच मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। अब 15 जून को अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उनकी जमीन के साथ लगती हुई मेरी भी जमीन है। मैं गांव अनंगपुर का स्थानीय निवासी हूं। अंजुम चोपड़ा मेरी जमीन को हड़पना चाहती है। मेरी जमीन में मेरे पिताजी की समाधि और चारदीवारी मकान आदि बने हुए थे। पीछे 2 साल पहले इन्होंने उसको प्रशासन की मदद से तोड़वा दिया था। तभी से लेकर आज तक उस पे कोर्ट में मामला विचाराधीन है और कोर्ट में हमारा स्टे है। मामला यह है, इस जमीन पर एडीजे साहब के उसमें स्टे का स्टेटस को था रिगार्डिंग पोजेशन, एलिनेशन और कंस्ट्रक्शन, जिसमें उसके बावजूद इन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की। काबिले गौर है कि कोर्ट ने पहले ही जमीन पर किसी भी तरह से निर्माण कार्य पर रोक लगाई हुई है। उसके बावजूद अंजुम चोपड़ा और उनके परिवार ने निर्माण कार्य करवाया, जिसकी शिकायत कोर्ट में की गई। इसके बाद अंजुम चोपड़ा समेत उनके परिवार और कुछ अधिकारियों को तलब किया गया है। फरीदाबाद से दीपक कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की खबरों की। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के गढ़ में यानी सुजानपुर में एक और पूर्व सीएम यानी वीरभद्र सिंह ने मिशन 2019 का बिगुल फूंक दिया है। सुजानपुर प्रेम कुमार धूमल का गढ़ माना जाता है। यहां पर हिमाचल प्रदेश के एक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम शुरू कर दिया है। समझ गए होंगे, ये जो तैयारी है अगले लोकसभा चुनाव की है। चुनाव के लिए अभी से जी जान से जुट जाओ, ये वीरभद्र सिंह कह रहे हैं। लेकिन जगह उन्होंने चुनी है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की कंस्टिट्यूएंसी सुजानपुर। मिशन 2019 की तैयारियां शुरू हो गई है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में हार के बाद हिमाचल कांग्रेस ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में धूमल के गढ़ सुजानपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है।
बच्चों को सुकून दे रहे हैं। और हमारे सब यही कि इलेक्शन होना चाहिए कि हमें जीतना है। वो तभी संभव है जब हर हल्के के अंदर सबसे उपयुक्त जीतने वाला कैंडिडेट हो, चाहे वो हमें पसंद है कि नहीं है, चाहे उसकी शक्ल हमको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, उसको आगे जाना है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने दो टोका शब्दों में कहा कि विधानसभा चुनावों में गलत टिकट बंटवारे का खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है, जिसका नतीजा ये है कि कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। बड़े पैमाने पर जो है वो टिकट ले जाते हैं, मगर उसका खामियाजा किसने भुगता है? वो पार्टी ने भुगता है, जनता ने भुगता है, और हमें जो है विपक्ष में जाना पड़ा। बेशक पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी नेताओं को पुरानी गलतियों को भूलकर एकजुट होकर चुनावी रण में कूदने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि हिमाचल कांग्रेस में पूर्व सीएम की सलाह का कितना असर होता है। हमीरपुर से जसवीर कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल प्रदेश को कुदरत ने खूब खूबसूरती बख्शी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल की तुलना कई बार स्विट्जरलैंड से की जाती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हिमाचल स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। बस कमी है तो सुविधाओं की, वहाँ पर पहुँचा कैसा जाए, ये कमी हमेशा खलती रहती है, जिससे टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश की बजाय दूसरे राज्यों या विदेशों का रुख करते हैं। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को पंख लगने जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। क्या है पूरा माजरा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल को कुदरत का करिश्मा कहा जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे पर्यटन स्थल हैं कि सैलानी देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जो एक बार यहाँ आ गया तो बस यहीं का होकर रह जाता है। यही वजह है कि पर्यटक बार बार यहाँ आने को बेताब रहते हैं। हिमाचल के मशहूर पर्यटन स्थलों के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। वजह है सुविधाओं की कमी। लेकिन अब ऐसे पर्यटन स्थल भी विकसित होंगे और दुनिया के टूरिज्म मैप पर चमकेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए 1900 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी एक सफलता हासिल हुई है। सर, और भी इस क्षेत्र में मील के पत्थर बहुत निश्चित रूप से अब देखिए आने वाले समय में पर्यटन हमारी प्राथमिकता है, होगी। ये परियोजना हिमाचल के 12 जिलों में 324 स्थलों का अध्ययन करने और 90,000 सैलानियों के सुझाव के बाद तैयार की गई है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग एशियन विकास बैंक करेगा। पर्यटन को पंख लगाने की इस परियोजना पर आने वाले 8 सालों में 1900 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें हिमाचल के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए आधारभूत ढांचा विकसित होगा। शिमला से प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। अब बात सोलन की करते हैं। सोलन के माल रोड पर पेट्रोल पंप पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी डीजल भरवा रही थी। ये गाड़ी पिकअप गाड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई। ये आग पेट्रोल पंप को अपनी चपेट में ले सकती थी। काफी बड़ी दुर्घटना आसपास के इलाकों में भी घट सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पेट्रोल पंप पर एक पिकअप तेल भरवाने के लिए पहुंची। इसी दौरान अचानक ड्राइविंग सीट के पास शॉर्ट सर्किट हुआ और पिकअप में आग लग गई। एकदम से लगी इस आग की वजह से ड्राइवर डरकर मौके से भाग गया, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मुस्तैदी दिखाई और फौरन अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल किया। इसके बाद वक्त रहते आग पर काबू पाया गया। उसमें एकदम ही अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, थोड़ा सा धुआं निकला। हमने जब देखा धुआं निकला तो एकदम आग की शक्ल ले चुका था। फिर हम दौड़े, उतने को हम उसको धक्का लगा रहे थे तो उसका ड्राइवर थोड़ा सा शायद डर गया और भाग गया। पर हमारे पंप के जितने भी कर्मचारी थे सबने मिलके फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे पंप पे रखे होते हैं, उपलब्ध किए होते हैं, उनको चला के उसका एकदम
अपने नियंत्रण में कर लिया, जिससे कि कोई जान ना माल का नुकसान हुआ। आशंका ये जताई जा रही है कि गाड़ी में लगे फोन के चार्जर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से चिंगारी भड़की और जिसकी वजह से ये आग लग गई और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन पेट्रोल भरवाते वक्त कुछ नियमों का सही ढंग से पालन किया जाए तो ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सकती है। सोलन से कीर्ति कौशल, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में सरकार कोई भी रही हो, शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करने से कोई नहीं चूकता, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। बात चंबा की है। यहां पर एक सरकारी स्कूल लोहे के शेड के नीचे चल रहा है। इस स्कूल में क्लासरूम तक नहीं है। ये खबर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जरूर देखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक भी इस खबर को आप जरूर पहुंचाएं। ये तस्वीरें प्रदेश सरकार के उन दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं जिस पर सरकार बेहतर शिक्षा के दम भरती है। ये तस्वीरें चंबा के सेई कोठी में सरकारी स्कूल की हैं, जिसे 12वीं तक तो कर दिया गया, लेकिन छात्रों के पढ़ने के लिए क्लासरूम नहीं बनवाए गए, जिसकी वजह से छात्रों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, हमारे यहाँ पे बैठने के लिए रूम सही नहीं है, ना ही यहाँ पे हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा जो क्लासरूम है वो बहुत छोटा है और जिस कारण हमें पढ़ने में लेकिन तकलीफ होती है। और स्टोर रूम छोटा कमरा है, जो विद्यार्थी पूरे नहीं आते हैं तो दिक्कत होती है पढ़ाई करने। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पर पर्याप्त स्थान नहीं है पढ़ने के लिए, जिससे हमें पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आती है। छात्रों की संख्या को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने अपने ही खर्चे पर एक लोहे की शेड बनवाई है और उसी में छात्रों की क्लासें लगवाई जाती हैं। लेकिन अगर मौसम बेईमान हो जाए तो समझो छात्रों के लिए पढ़ाई करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। छात्रों को लाइब्रेरी, स्टोर रूम में इकट्ठे होकर क्लासें लगानी पड़ती हैं और इसके लिए स्कूल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से स्कूल में कमरे बनवाने का आग्रह किया है। हमारी सरकार से मांग है कि हमें अच्छा कमरा दिया जाए। यहाँ पे अकोमोडेशन की थोड़ी कमी है, कमरों की उचित व्यवस्था नहीं है, कमरे पूरे नहीं हैं और इसके लिए विभाग से वैसे राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन हमारे पास ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण जो है यहाँ पे कमरों का निर्माण नहीं हो सका, जिस कारण जैसे तैसे करके हम बच्चों को जो है बिठाने का प्रबंध कर रहे हैं। काबिले गौर है कि प्रदेश सरकार शिक्षा की बेहतरी और सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन स्कूलों की ऐसी हालत देखकर सरकार का सवालों के घेरे में आना लाजमी है। चंबा से हेम सिंह ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के केलंग से 10 किलोमीटर दूर स्थित ठोलंग गांव है। ये गांव एक अनोखी मिसाल है, या हम कहें कि ये गांव एक खान है। यहाँ पर कोई सोने की खान या कोयले की खान नहीं है, ये खान है ऑफिसर्स की। इस गांव के हर घर का एक सदस्य कम से कम बड़े पद पर आसीन है, यानी बड़ा अधिकारी है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात है। क्या है इस गांव की खासियत, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। लाहौल स्पीति में गांव ठोलंग जनजातीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोगों के पास सीमित साधन हैं और उन्हें काफी कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन प्रदेश के इस गांव में अधिकारियों की खेती होती है। इस गांव की जनसंख्या 300 है और साक्षरता दर 100%। अब तक ये गांव देश और प्रदेश को 110 गजेटेड ऑफिसर दे चुका है। यहाँ पर बहुत साल पहले मोरिवियन क्रिश्चियंस आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त फसल भी कैश क्रॉप था ही नहीं
लोग लेबर के लिए बाहर जाते थे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। यहाँ तो मोरेवियन क्रिश्चियंस आए, उन्होंने यहाँ स्कूल खोला, एक प्राइमरी स्कूल खोला और बच्चों को मोटिवेट किया। यहाँ से जब स्कूल खोला गया तो बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया, तो बच्चे बहुत मेहनती निकले, बहुत अच्छे निकले। थोलंग गांव हिमाचल के अलावा जम्मू और कश्मीर को भी मुख्य सचिव तक के अधिकारी दे चुका है। गांव से 3 IAS ऑफिसर मिले हैं, जिनमें रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी AN विद्यार्थी, SS कपूर और शेखर विद्यार्थी शामिल हैं। इसके अलावा 6 IPS, 23 डॉक्टर, 21 इंजीनियर और 19 उच्च शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इस तरह से बच्चों ने जब पढ़ना शुरू किया तो प्रतिस्पर्धा की भावना शुरू हुई और सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर, सभी नौजवान एक दूसरे को देखकर स्कूल में तब पढ़ने आया करते थे और उस तरह से एक दूसरे को देखकर उनमें जो प्रतिस्पर्धा की भावना हुई और उस तरह से उन्होंने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में नौकरी करना शुरू की। औसतन हर घर से 3 लोग बतौर अधिकारी देश और प्रदेश में उच्च पदों पर सेवाएं दे चुके हैं या दे रहे हैं। यहाँ हर बच्चे की तमन्ना अधिकारी बनने की है, या यूँ कहें कि यहाँ का बच्चा बच्चा अधिकारी बनना चाहता है। केलोंग से प्रेमलाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। जून के महीने में जहां इन दिनों आसमान से आग बरस रही है, वहीं पर पर्यटक इन दिनों गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली आजकल पर्यटकों से गुलजार है। मनाली आने वाले पर्यटक रिवर राफ्टिंग और दूसरे साहसिक गतिविधियों का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मैदानी इलाकों में आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी, तपिश, लू और चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। ऐसे में लोगों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। बात करें मनाली की तो यहाँ सैलानियों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है और अगर गर्मी में एडवेंचर का असली मजा चाहिए तो रिवर राफ्टिंग से बढ़िया और कोई खेल का विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है और फिर आप ले सकते हैं रिवर राफ्टिंग का असली मजा। वहाँ गर्म से परेशान है, हम लोग ठंडे से यहाँ परेशान थे। अभी थोड़ी देर पहले पानी इतना ठंड लग रहा था कि बहुत दिक्कत हो रही थी। ठंड अभी भी लग रही बट इट्स फील ऑसम, सच एन इनक्रेडिबल प्लेस। बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो गाइड है उन्होंने प्रॉपर तरीके से हम लोग को राफ्टिंग का पूरा मजा दिया और फुल्ली इंजॉयबल प्लेस है और बहुत अच्छा लगा। वेरी ऑसम, दिस इज फॉर फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग एंड दिस इज फॉर फर्स्ट राइड and our guide is very awesome and he is guiding us very much and very well. We are felt very well. लोग यहाँ रिवर राफ्टिंग के साथ साथ कुदरत के नजारों का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। गौरतलब है कि हिमाचल में नेचर वॉक, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग के जरिए सैलानियों को आकर्षित किया जाता है, जो कि हिमाचल के पर्यटन को बढ़ावा देता है और साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। मौसम की मार से पूरा भारत हलकान है। जहां दिल्ली समेत 4 राज्यों में धूल भरी आंधी का कहर है, वहीं पर नॉर्थ ईस्ट के साथ केरल में भी मानसून की बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। यानी ये मौसम का डबल अटैक है जो लोगों के लिए झेलना काफी भारी पड़ रहा है। मौसम का डबल अटैक। दिल्ली समेत उत्तर भारत में जानलेवा आंधी, पूर्वी और दक्षिणी भारत में बारिश का कहर। राजस्थान से चली धूल भरी आंधी ने दिल्ली वालों को काफी परेशान कर रखा है। दिल्ली वालों पर मौसम ने फिर कहर ढाया है। दिल्ली में सांस लेना फिर मुश्किल हो रहा है। इस बार दिल्ली पर मौसम का ये अटैक धूल भरी आंधी के रूप में सामने आ रहा है। दिक्कत बहुत हो रही है, आंखों में इरिटेशन हो रही है, बाइक चलाने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है मेरे। I mean, everything is getting affected. राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधी का कहर दिल्ली NCR समेत हरियाणा और कुछ हद तक पंजाब पर भी दिख रहा है।
वहीं राजस्थान के कई शहरों में भी आंधी के इस विकराल रूप ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। मिट्टी आ रही है कि हम लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। आंधी भयंकर तांडव मचा रही है और क्षेत्र के अंदर पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली में आने वाले 3 दिन खतरनाक होंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बच्चों और बुजुर्गों को इससे खास तौर पर बचने की सलाह दी है। कई जगहों पर एयर इंडेक्स 400 के खतरनाक लेवल को भी पार कर गया है। अमूमन जून में दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत गर्मी की चपेट में होता है। गर्मी इस बार भी है, लेकिन धूल भरी आंधी का सितम दिल्ली पर भारी है और अब इंतजार बारिश का है। अब देखना ये है कि बरसात कब होती है और बरसात होने के बाद शायद कहीं ना कहीं ये धूल भरी आंधी है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा आराम मिले। जहां दिल्ली समेत उत्तर भारत आंधी की चपेट में है, तो पूर्वी और दक्षिणी भारत में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। केरल के कोझिकोड और कुन्नूर जिले में भारी बारिश के बाद कई लोग लापता हैं। कोझिकोड के कट्टीपारा में भूस्खलन में फंसे 8 लोगों को किसी तरह से बचाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीम प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम कर रही है। वहीं मॉनसून की जबरदस्त बारिश ने मिजोरम और असम में भी मुसीबत बढ़ा दी है। पूर्वोत्तर में बारिश और बाढ़ से अब तक 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि त्रिपुरा में हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन बाकी हिस्सों में बारिश और फिर बाढ़ का कहर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। शनिवार को ईद का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार पर मौसम की मार पड़ रही है। चंडीगढ़ से सभी उड़ानें अब रद्द हो गई हैं। इसके चलते कई लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट। आसमान में छाई धूल की चादर की वजह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दूसरे दिन भी कोई उड़ान नहीं भरी जा सकी। आसमान पर लगे धूल के इस ग्रहण ने अपने घर ईद मनाने जा रहे कई लोगों की खुशियों में खलल डाल दिया। चंडीगढ़ से बहुत से यात्री श्रीनगर में ईद मनाने जा रहे थे, लेकिन फ्लाइट रद्द होने के कारण उनके चेहरे उतर गए। मेरी फ्लाइट तो श्रीनगर के लिए थी। मैं एक्चुअली हमारा फेस्टिवल है, ईद का फेस्टिवल कल, तो उस वजह से मैं जा रहा था। तो कल भी मेरी फ़्लाइट थी, तो मेरे रिशेड्यूल आज के लिए कराई थी, आज भी कैंसिल हो गई। सो दोनों दिन कैंसिल हो गई। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आज भी देख सकते हैं बोर्डिंग पास मेरे पास है। वहीं फ्लाइट्स रद्द होने से दूसरे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि उन्हें फ्लाइट्स रद्द होने की पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई। मुंबई जा रहे थे, हमारी कल की फ़्लाइट थी। कल हमें मैसेज आया और फ़ोन आया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर हमने आज की बुक कराई टिकट, आज कोई मैसेज कोई नहीं आया। यहाँ पे आके पता लगा कि फ़्लाइट नहीं जाएगी और ये लोग बोल रहे हैं कि कल अवेलेबल नहीं है और संडे को एयरपोर्ट बंद है, अब मंडे को मिलेगी फ़्लाइट। इस वक्त पूरा उत्तर भारत अफगानिस्तान से उठी जहरीली हवाओं की गिरफ्त में है। इस आंधी से जमीन पर तो लोग परेशान हैं ही, लेकिन इसने अब आसमान में भी लोगों का रास्ता रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। और हमेशा की तरह बिग बुलेटिन के आखिर में अब बारी है तापमान की। जाते जाते हम आपको बताते हैं कि आज पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान क्या रहा। अंबाला का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 29 डिग्री। वहीं गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 32 डिग्री। उधर रोहतक का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम 32 डिग्री सेल्सियस। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 29 डिग्री। पटियाला का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 31 डिग्री। लुधियाना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 29 डिग्री। अमृतसर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा,
जबकि न्यूनतम 28 डिग्री। हिल्स क्वीन शिमला का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं धर्मशाला का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। पर्यटन नगरी मनाली का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। न्यूज 18 बिग बुलेटिन को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूज 18 के बिग बुलेटिन के बाद भी खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।